गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में आपने स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी किया था। इस क्लास में आप वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी करेंगे। बायोलॉजी में दो डिविजन्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एनाटॉमी एंड अदर इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी में आप ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं और फिजियोलॉजी में आप उन ऑर्गन्स की वर्किंग या फंक्शनिंग को स्टडी करते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपको इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी एग्जाम में फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से भी वर्किंग पूछ ली जाती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का जब हम स्टडी कर रहे हैं तो ह्यूमन क्योंकि एक होलोजोइक एनिमल है तो इसलिए वो न्यूट्रिशन के वो 5 स्टेप्स फॉलो करेगा जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो पहला स्टेप इंजेशन आपने पढ़ा था। इंजेशन में ह्यूमन बीइंग्स फूड को माउथ के थ्रू इनटेक करते हैं और उसके बाद इस फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो डाइजेशन सेकंड स्टेप है और डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स में अलग अलग तरह से होता है और ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसको कंप्लीट होने में 5 to 6 आवर्स लगते हैं। तो इसलिए डाइजेशन को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया क्योंकि एग्जाम में कभी भी ज्यादातर पूरा डाइजेशन नहीं पूछा जाता बल्कि अलग अलग पार्ट में किस तरह से डाइजेशन होता है। जैसे सपोज आपसे कह दिया जाएगा कि माउथ में डाइजेशन का प्रोसेस लिखिए या स्टमक में डाइजेशन का प्रोसेस लिखिए, तो जब आप उसको सब हेडिंग्स में डिवाइड कर लोगे तो आपको स्टडी करने में आसानी रहेगी और राइट करने में भी आसानी रहेगी कि जितना पोर्शन पूछा है उतना ही आप लिखेंगे। तो जो पहला डाइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप है आप देख रहे होंगे कि मैंने इसे नंबर दिया हुआ है ए। तो डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो माउथ से स्टार्ट होता है। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि माउथ में टीथ होते हैं और ये टीथ फूड को मैस्टिकेट करते हैं, च्यू करते हैं, ग्राइंड करके उनको फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और उसके बाद हमारी टंग जो है, जो सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से निकला, वो उस फूड में सलाइवा को मिक्स कर देता है जिससे कि फूड लुब्रिकेट हो जाता है, चिकना हो जाता है, जिससे कि आप उसको इजीली स्वेलो कर सकें। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो सलाइवरी ग्लैंड्स को, और आपने वहां भी पढ़ा था कि ये सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं और उस सलाइवा में एक एंजाइम होता है विच इज कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज, जो फूड के स्टार्च को, स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इस और ये कॉम्प्लेक्स टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, फूड के इस स्टार्च को ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आप यहाँ देखें, आपको कुछ इक्वेशंस दिख रही होंगी। सो हियर इज डाइजेशन इन माउथ। तो आप देख रहे हो कि स्टार्च जो है वो सलाइवरी एमाइलेज की हेल्प से माल्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। तो स्टार्च जो है वो एक पॉलीसैकेराइड है और माल्टोज जो है वो डाइसैकेराइड है। क्या होते हैं ये पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड? देखिए बेटा, कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सिंपल फॉर्म होता है वो होता है मोनोसैकेराइड। नॉर्मली आप जिसे ग्लूकोज बोलते हैं, वो एक मॉलिक्यूल होता है, एक एटम होता है कार्बोहाइड्रेट का, और जब ऐसे तो उसे आप मोनोसैकेराइड, मोनो मतलब सिंगल, तो उसे आप मोनोसैकेराइड कह रहे हो। जब ये 2 एटम्स हो जाते हैं तो आप उसे कहते हो डाइसैकेराइड। तो माल्टोज जो है वो एक डाइसैकेराइड है, यानी ग्लूकोज से ज्यादा कॉम्प्लेक्स। और फिर जब ऐसे बहुत सारे एटम्स कंबाइंड हो जाते हैं तब आप उनको कहते हो, जब एटम्स नहीं, जब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हो जाते हैं तो आप इनको कहते हो पॉलीसैकेराइड्स। यानी सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का जो पॉलीसैकेराइड है वो आपका स्टार्च है। तो मोनोसैकेराइड बेसिक कार्बोहाइड्रेट, फिर उससे कॉम्प्लेक्स डाइसैकेराइड और फिर सबसे कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड। तो जब आप डाइजेशन करते हो तो जो आपका पॉलीसैकेराइड आपने ईट किया, जैसे आपने स्टार्च लिया, पोटैटो खाया आपने या राइस खाया आपने, तो स्टार्च पहुंचा आपकी बॉडी में, उस स्टार्च को पहले आपकी बॉडी डाइसैकेराइड यानी माल्टोज में कन्वर्ट करती है और कुछ स्टार्च का पार्ट जो है वो माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है।
तो ये आपका डाइजेशन कहाँ पर हुआ? माउथ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे पार्ट में आप देख रहे होंगे कि हमने इसको नंबर नहीं दिया है, कोई ए या बी पॉइंट नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि जब फूड को आप माउथ में मैस्टिकेट कर लेते हैं और लुब्रिकेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, तो ये फूड स्लिप ऑन होता है, पास ऑन होता है ऑसोफेगस में। तो ऑसोफेगस फूड पाइप है, तो फूड पाइप में ये पहुंच जाता है फूड, और वहां पर ये स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड जो है, जो कि माउथ में थोड़ा सा डाइजेस्ट हो गया था, वो ऑसोफेगस में पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता। और डाइजेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, कोई भी डाइजेस्टिव जूसेस या कोई डाइजेस्टिव एंजाइम ऑसोफेगस में प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से फूड जो है वो माउथ से स्टमक तक पहुंचता है। यानी कि फूड पाइप जो है वो सिर्फ एक पैसेज का काम करता है जो माउथ से फूड को स्टमक तक पहुंचाने में हेल्प करता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑसोफेगस में डाइजेशन का प्रोसेस क्यों नहीं होता, तो उसका आंसर क्या होगा कि क्योंकि ऑसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, इसलिए वहां पर डाइजेशन नहीं होता। तो नाउ द फूड पासेज इनटू द स्टमक, यानी जो ऑसोफेगस है वो फूड को कहाँ पास ऑन कर देता है? स्टमक में। स्टमक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि एक जे शेप्ड ऑर्गन है, और इसकी जो स्टमक वॉल है उसमें बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, और इन ग्लैंड्स को गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, जिनसे कि गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं। यहाँ पे हम इस डायग्राम को थोड़ा सा एनलार्ज करके आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये आप ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये आपका स्टमक वाला पार्ट है। तो ये आप देख रहे होंगे, तो स्टमक की जो लाइनिंग आप देख रहे हो, ये साइड्स की जो आप रेड पार्ट देख रहे हो, ये यहाँ पर आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, और इन्हीं गैस्ट्रिक ग्लैंड से जूसेस निकलते हैं जिनको आप गैस्ट्रिक जूसेस कहते हैं। और इस गैस्ट्रिक जूस में 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक पार्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा पार्ट होता है म्यूकस, और तीसरा पार्ट होता है एंजाइम्स। यानी गैस्ट्रिक जूसेस में HCl, एंजाइम्स और म्यूकस होते हैं। तो हम तीनों का फंक्शन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो इनएक्टिव एंजाइम निकलते हैं, उन इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव एंजाइम्स में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो यहाँ देखिए, डाइजेशन इन स्टमक, ये पेप्सिनोजेन एंजाइम है और ये प्रोरेनिन एंजाइम है। दोनों ही एंजाइम इनएक्टिव एंजाइम है, यानी जब ये गैस्ट्रिक जूस से रिलीज होते हैं तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो जो HCl रिलीज होता है स्टमक में, वो HCl इन दोनों एंजाइम्स को एक्टिव पेप्सिन और एक्टिव रेनिन एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। सो पेप्सिनोजेन कन्वर्ट इनटू पेप्सिन एंड प्रोरेनिन कन्वर्ट इनटू रेनिन। अब ये दोनों एंजाइम्स यानी पेप्सिन और रेनिन ये काम करते हैं प्रोटीन के डाइजेशन पर। प्रोटीन के डाइजेशन में जो आप प्रोटीन ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस, दालों के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, तो उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है पेप्सिन एंजाइम। यहाँ आप एरो के ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं कि ये पेप्सिन एंजाइम काम करता है, और ये प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में ब्रेक कर देता है। सो दिस इज द सिंपलर फॉर्म। तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। सेकंड जो है वो आपका रेनिन एंजाइम, यहाँ जो बना था, तो ये रेनिन एंजाइम आप जो मिल्क लेते हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं उसमें कैसीन प्रोटीन होता है जिसे आप मिल्क प्रोटीन कहते हैं। ये सॉल्युबल फॉर्म में प्रोटीन होता है,
और इसको ज़्यादा सिंपल फॉर्म में यानी पैराकैसीन में कन्वर्ट करने का काम ये रेनिन एंजाइम करते हैं। इट इज़ द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ कर्ड। तो ये इनसॉल्युबल फॉर्म है प्रोटीन की और इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म है। तो यहाँ पर ये दोनों एंजाइम पेप्सिन और रेनिन अलग अलग तरह के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये सिंपल प्रोटीन को और ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इसलिए इन दोनों एंजाइम्स को हम प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं, यानी जो प्रोटीन को ब्रेक करते हैं। लिटिक का मतलब ब्रेक करना। तो पेप्सिन और रेनिन दोनों प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं जो कि स्टमक में प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो स्टमक में प्रोटीन का बहुत सारा पार्ट क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये आपका HCl का एक फंक्शन हो गया कि HCl जो इनएक्टिव एंजाइम्स हैं उनको एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करता है। दूसरा इनका काम क्या है कि फूड में जो जर्म्स होते हैं तो उन जर्म्स को किल करने का काम भी ये करते हैं। HCl का काम क्या है कि